और कब्जा कर लिया। सरकार आ गई संशय में, तनाव में, क्या किया जाए, और उन्होंने क्या करा, आनन फानन में भारत से मदद मांगी। अब भारत का रवैया मुख्य तौर पर देखें तो बड़े भाई की भूमिका में होता है, जो बड़ा भाई केयर करता हो, है ना, और साथ में लेके देश को बढ़ाना चाहता हो, उस पर कब्जा नहीं करना चाहता, है ना। तो ये अपना भारत हो गया, भारत का मेनलैंड एरिया हो गया। ये है अपने भारत का पार्ट, कौन सा, तो लक्षद्वीप का एरिया, जिसके बारे में विवाद हुई थी, जिसको लेके और एक दूसरे के ऊपर से टीका टिप्पणी हुई थी। चाहे सबसे आसान काम है किसी को भी मूर्ख बनाने का, उसे डरा दो, है ना, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, किसी के नाम से डरा दो। जैसे ही मन में डर बैठता है आदमी कि वैचारिक स्तर पर अपने लोगों का माइंड वॉश करके भारत के बारे में उल्टा सीधा फैला रही है, दिख रहा है। हालांकि मौजूद जब भी आते हैं सरकार में, इनकी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि ये एंटी भारत और प्रो चाइना हो जाते हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिखलेश कुमार है। दोस्तों, हाल के समय में जो मोदी 3.0 सरकार है, उनका शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के दरमियान जो अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, ये तमाम जो देश थे, छोटे राष्ट्र और अपने पड़ोसी देश, उनको न्योता दिया गया था। किसके लिए, तो शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए। तो उसमें तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, सबने शिरकत करी थी, सबने पार्टिसिपेट किया। जो ओथ सेरेमनी था, जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार, ठीक है। इस बीच जो मालदीव राष्ट्र है, काफ़ी चर्चा का विषय रहा था पिछले दिनों। चर्चा का विषय क्यों रहा था, क्योंकि जो नई सरकार आई है मोहम्मद मोइज्जू की, उनके वजह से, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, उस दरमियान काफ़ी बातचीत हुई थी इस विषय को लेके। और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि भारत मालदीव संबंध जो है विच्छेद की स्थिति में है और एक दूसरे से शत्रु की भूमिका में देख रहे थे। और चीन की बढ़ती नज़दीकियाँ जो मालदीव से, ये भी भारत के लिए संकट का विषय थी या चिंता का विषय थी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चूंकि मोहम्मद मोइज्जू भी इस ओथ सेरेमनी में आए हुए थे, शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे, तो भारत के लिए क्या मायने हैं और भारत मालदीव के लिए क्या मायने हैं ऑल ओवर, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले तो कि ओथ सेरेमनी कैसा रहा। ये तो वैसे मालदीव का फ्लैग हो गया और ये अपना प्यारा भारत का फ्लैग है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपने कार्यकाल के ओथ सेरेमनी ले रहे हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं अपने देश की, वो उन्हें शपथ दिलवा रही हैं। आगे शपथ होने के बाद अपने जो सहयोगी हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह जी हो, नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा और तमाम जो नेतागण हैं, उनसे मिलते हुए और एक दूसरे को नमस्कार करते हुए। और आगे देखिए, अब ये क्या है कि अब लाइन से देखेंगे कि जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको बुलाया गया था, जो अपने पड़ोसी देश हैं, छोटे राष्ट्र लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण देश। और भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है नेवर फर्स्ट की, यानी कि पड़ोसी सबसे पहले। कोई भी वरीयता देने की बात आती है अगर सपोर्ट में, तो पड़ोसी पहले की नीति हम लोग अपनाते हैं। तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके साथ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले लेफ्ट से राइट की ओर देख लेते हैं कि कौन कौन लोग ये तस्वीर में हैं और एक बार पहचान लेते हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं पुष्प कमल दहल, प्रचंड इनको उर्फ में बोला जाता है। ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। शेख हसीना जी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। मोहम्मद मोइज्जू हैं, जिनके बारे में अभी बातचीत कर रहे थे, यह है मालदीव के राष्ट्रपति। और ये विक्रमासिंघे हैं, कहाँ के, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। और ये अहमद अफीफ हैं। अहमद अफीफ कहाँ के हैं, तो सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी शिरकत किए थे। और ये मॉरिशस के हैं, जुगनाथ जी प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। और ये राजा हैं कहाँ के, तो भूटान के राजा हैं। इनका नाम है राजा जिम्मे खेरल नामग्याल और वांगचुंग। प्रोनाउंसिएशन में मानता हूँ गलतियाँ हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नाम सहज नहीं है। और ये उनकी तस्वीर तमाम लोगों की रही, थोड़ा बड़े रूप में, है ना। अब तो देखते हैं कि तमाम ये देश कहाँ एग्जिस्ट करते हैं मैप पर, है ना। तो ये अपना प्यारा भारत हो गया। और अपने भारत के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल का एरिया है, ये भूटान का एरिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, और यहाँ पर सेशल और मॉरिशस का एरिया है ना।
तो ये सारे हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक, तो पड़ोसी देश हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मालदीव को लेकर, चूंकि मालदीव चर्चा का विषय काफी था और दिक्कतें भी मालदीव को लेकर काफी थी। तो पहले तो देखते हैं कि ये तस्वीर है, काफी लेटेस्ट है। तस्वीर है कब की, कि प्रधानमंत्री की जो ओथ सेरेमनी हो गई, जो शपथ ग्रहण समारोह हो गया, फिर उसके बाद से जब द्विपक्षीय बैठक हो रही थी, तो उस बीच ये जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और अपने प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच बातचीत हो रही है, तस्वीर ली गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर है। तब देख लेते हैं मालदीव को थोड़ा नजदीक से कहाँ है। तो ये अपना भारत हो गया, भारत का मेनलैंड एरिया हो गया। ये है अपने भारत का पार्ट, कौन सा, तो लक्षद्वीप का एरिया, जिसके बारे में विवाद हुई थी, जिसको लेके और एक दूसरे के ऊपर से टीका टिप्पणी हुई थी, चाहे वो मालदीव की तरफ से हो या फिर भारत की तरफ से हो। और ये है अपना मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, है ना। तो यहां से अगर दूरी देखा जाए, मेनलैंड से दूरी देखा जाए मालदीव की, तो लगभग 550 किलोमीटर की दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, है ना। और वहीं जबकि मिनिकॉय जो आइलैंड है, ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, उससे देखा जाए तो लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत दूरी नहीं है, बहुत नजदीक है, इसलिए इंपोर्टेंस इसका काफी ज्यादा है। और साथ ही ये जो एरिया देखेंगे, इधर साइड का जो एरिया है, इस मैप पे देखते हैं, जो ये एरिया है, तो यूरोपीय कंट्रीज की तरफ से इधर से जो व्यापार आता है लाल सागर के माध्यम से, है ना, अरब कंट्री की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से जो भी आता है व्यापार, तो ये जो आइलैंड नेशन है ना, इनके बीच से होके बहुत सारे व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। तो इसका जो एरिया है ना, जो क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंद महासागर में काफी रणनीतिक महत्व रखता है, भारत की दृष्टि से भी और मालदीव की दृष्टि से भी। और ऐसे क्षेत्र की महत्ता इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण से चाइना यहां पे हेगमनी, अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या कर रहा है कि मालदीव को अपने पक्ष में कर रहा है, और करता हुआ कामयाब भी दिख रहा है। हालांकि मौजूद जब भी आते हैं सरकार में, इनकी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि ये एंटी भारत और प्रो चाइना हो जाते हैं, है ना। तो ये कैसे चुन के आया, कैसे ये मौजूद जी, तो देखेंगे इंडिया आउट एक कैंपेन चल रहा था। कहां पे, तो मालदीव में इंडिया आउट एक कैंपेन चल रहा था। इनका मानना था कि भारत के जितने भी व्यक्ति इन द सेंस कि जो सेनाधिकारी हैं, सेना है ना, तरह तरह के रणनीतिक कामों के लिए गया था। जैसे कि हम लोगों ने इन्हें गिफ्ट किया था, क्या चीज, तो हेलीकॉप्टर कुछ गिफ्ट किया था, तो उसके मेंटेनेंस में, रख रखाव के लिए सेना के कुछ टेक्नीशियन हुआ करते थे, है ना, टेकी पर्सन हुआ करते थे, वो रह रहे थे। चूंकि रणनीतिक महत्व है, तो सेना के अन्य कर्मचारी भी रह करते थे, और बहुत ही सहजता से सारी चीजें चल रही थी। तो इनका ये था कि भारत है चूंकि यहाँ पे, तो भारत को हटाया जाए। और हटाने जाने का विशेष कारण ये था कि जो इनके प्रतिद्वंदी व्यक्ति थे, जो पिछली सरकार में थे, उनका नाम, राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम सोलिह की जो नीतियां थी, इब्राहिम सोलिह की, उनका विरोध कर रहे थे। उनकी तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर है इब्राहिम सोलिह का, जो पूर्व में राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो चूंकि इनको प्रो भारत माना जाता है, प्रो इंडिया माना जाता है, तो इनकी नीतियों का विरोध करते हुए ये इंडिया आउट, आप देखेंगे कि ये जो मौजू हैं, उन्होंने टी शर्ट पहन रखा है इंडिया आउट का, और इंडिया आउट का एक कैंपेन चल रहा है इस टाइप का कुछ। और जो मिलिट्री है, इंडिया मिलिट्री आउट, ये भी कैंपेन देख पाएंगे। तो ऐसे तमाम मतलब नेगेटिविटी फैलाई गई भारत के बारे में और भारत की सेना के बारे में, और चुनाव जीता। कहा जाता है ना कि माइंड वॉश करके कोई कुछ भी करवा सकता है, चाहे वो किसी तरह का हो, और विशेष एक धर्म के नाम पे माइंड वॉश कराना सबसे आसान और सबसे सहज होता है। हालांकि इन्होंने भारत का डर दिखाया, भारत का भय दिखाकर, सबसे आसान काम है किसी को भी मूर्ख बनाने का, उसे डरा दो, है ना, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, किसी के नाम से डरा दो। जैसे ही मन में डर बैठता है, आदमी आपकी बात सुनने लगता है, आपके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। तो ऐसे ही किया गया, कहाँ, मालदीव में, भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करके, और भारत, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके मन में डर बैठा दिया गया, और उसके बाद से चुनाव जीत गए, है ना। तो और ये चाइना के साथ इनका क्यों प्रो है, तो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है,
है ना। इसका मेनली टारगेट यह है कि पूरी दुनिया को एक रास्ते के माध्यम से, एक रूट के माध्यम से आपस में जोड़ देना। ये ब्लू में जो आप दिख रहा होगा रास्ता, ये सारे सड़क मार्ग के रूप में दिखाए गए हैं, और जबकि ये पर्पल में जो दिख रहा है ये समुद्री मार्ग की ओर इशारा करते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है कि जितने भी सामरिक व्यापारिक मार्ग हैं सबको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे मालदीव हो, वो दोनों हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट होने का क्या लाभ है? तो लाभ ये है कि जो चीनी फंडिंग है वो दम भर आती है, बहुत ज्यादा आती है, जिसके कारण से मौजू इतना कूदते हैं, बोलते हैं और भारत के विरोध में रहते हैं, है ना। लेकिन पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, है ना, तो उन्हें झेलना है, हम लोग का काम है झेलना, है ना। कि अगर बुरा है तभी वे बाबू भैया बोल के समझा बुझा के उनके साथ रहना है और उनको बहकने से बचाना है ना। क्योंकि चाइना का पॉलिसी है कि अपना व्यापार करते रहे। अब देखते हैं कि ये तो तमाम चीजें हुई कि हम लोग के पास विवाद के क्या क्या बिंदु रहे। तो पहला विवाद का बिंदु तो सरकार ही है कि वैचारिक स्तर पर अपने लोगों का माइंड वॉश करके भारत के बारे में उल्टा सीधा फैला रही है। दूसरी चीजें क्या है? दूसरी चीजें क्या है कि इंडिया आउट को लेके जो कैंपेन चला, इससे भारत और जो मालदीव है इसके बीच काफी तनाव बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रो होके पहली बार अगर देखा जाए तो इतना प्रो होके कोई जो शासनाध्यक्ष है और या होने वाला व्यक्ति है वो इतना प्रो होके कहता है। और जैसे ही शपथ इन्होंने लिया मौजू ने, उसके अगले दिन ही इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, जितने भी सेना के कर्मचारी हैं या फिर जो भी टेक्नीशियंस हैं हमारा देश छोड़ दीजिए, है ना। तो भारत के जितने भी सेना के कर्मी थे या व्यक्ति थे या भारत सरकार की तरफ से जितने भी डेलीगेट्स वहां पहुंचे हुए थे कर्मी के रूप में, अतिरिक्त उनको वापस बुला लिया गया, है ना। तो एक वो रहा। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री गए लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का रिनोवेशन की बात किया जाने लगा, डेवलपमेंट की बात किया जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि मालदीव से किसी भी तरह से कम है क्या। तो उधर से भी जवाब ये आया कि मालदीव कभी भी आप लोग नहीं बना सकते लक्षद्वीप के तौर पर। तो ऐसे वाक्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई सोशल मीडिया पर, खास तौर पर न्यूज के माध्यम से। आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और एक क्या करें कि जैसे ही इन्होंने चुनाव जैसे ही जीता मौजू, तो एक भारत में प्रथा चली आ रही थी, भारत और मालदीव के संबंधों के बीच में प्रथा क्या थी कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जीतता था वहां चुनाव मालदीव में, तो वो सबसे पहला जो विदेशी यात्रा करता था वो भारत की करता था, है ना। लेकिन मौजू ने इस प्रथा को तोड़ा और स्वामी भक्ति दिखाने के तौर पे चाइना का पहला यात्रा किया। और चाइना का फर्स्ट यात्रा करते हुए क्या करा कि वहां जाकर कई सारे व्यापार समझौते हुए, है ना। तो ये एक दिक्कत हुई। अब देखते हैं कि भारत और मालदीव का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है सपोर्ट के नजरिए से, वो कैसे रही है। हमने देखा कि कितना नजदीक है ये मालदीव का जो अवस्थिति है, ज्योग्राफिकली कितना नजदीक है। लगभग भारत की जो भूमि है उससे 130 किलोमीटर दूर और मुख्य भूमि से 550 किलोमीटर दूर। ये तो बहुत दूरी नहीं होगा। भारत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाइए तो इतना दूरी है, और बहुत छोटा सा देश है, बहुत सारे टापुओं वाला एक छोटा सा देश है। तो ये तो देख लीजिएगा ज्योग्राफिकली कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है मालदीव। लेकिन अब देखते हैं कि ऐतिहासिक सहयोग में भारत का क्या योगदान रहा था मालदीव के ध्यान में रखते हुए। तो मालदीव के लिए हम लोगों ने, जैसे कि ऐतिहासिक तौर पर भारत का और मालदीव, है ना, सहयोग हम लोग देखेंगे मेनली सहयोग के पर्सपेक्टिव से, है ना। भारत ने कैसे सहयोग किया था आप देखेंगे कि ये एक विमान है। हुआ क्या था 1988 में, वहां पर अब्दुल गयूम की सरकार थी, है ना, राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्दुल गयूम हुआ करते थे। उनके जो सत्ता है ना, उसका तख्ता पलट करने के लिए कुछ उपद्रवी उग्रवादी किस्म के जो तत्व थे, है ना, उन्होंने क्या करा कि जो एयरपोर्ट है वहां का उस पे कब्जा कर लिया, है ना। और कब्जा कर लिया, सरकार आ गई संशय में, तनाव में क्या किया जाए, और उन्होंने क्या करा, आनन फानन में भारत से मदद मांगी। अब भारत के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी। उन्होंने तुरंत मदद को एक्सेप्ट करा और भारत की तरफ से जो पैरा ट्रूपर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो उड़ान भरे। कहाँ से? तो आगरा से उड़ान भरते हुए 2000 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? मालदीव, है ना। मालदीव में पहुंचते हैं और कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में सारा जितने भी उग्रवादी थे उनकी सफाई करते हैं और कुछ को धार भी लेते हैं। जैसे कि एक देखेंगे उग्रवादी, भारत के जाबाज सैनिक, ये साथ में पैरा ट्रूपर्स, पैरा कमांडोर,
ये पहुंचते हैं और सारा सॉर्ट आउट कर देते हैं मामलों को। ऐसा जो मिशन हुआ, ये जो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ ऑपरेशन कैक्टस के नाम से, है ना, ऑपरेशन कैक्टस के नाम से ये हुआ था ऑपरेशन। इसके कारण से पूरी दुनिया भारत की मुरीद हो गई, फैन हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तत्कालीन तौर पर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने भारत की कार्रवाई को क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया था, तारीफ करते हुए। और दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था भारत के लिए ईश्वर का आभार जो उन्होंने मालदीव का जो सरकार है राष्ट्रपति ग्यूम की, उसको बचाई, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग तो तारीफ तो किए, लेकिन जो दक्षिण एशिया का देश है, मेनली अगर कहा जाए चाइना, तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया कि भाई भारत इतना पावरफुल कैसे हो गया, है ना। तो कहा गया कि जो दक्षिण एशिया के भारत के पड़ोसी जो देश है उनमें परेशानी पैदा हो गई कि ऐसे भी मिशन कर पा रहा है, तनाव, क्योंकि जो बराबर का रहता है ना उसी को जलन होता है। तो बाकी तो स्टेट्स जो थे, बाकी जो देश थे, तो उस कदर बराबरी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो चाइना है उस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में था, तो उसे इस बात का दुख हुआ। और दूसरी चीज़ ये देखिए, सुनामी है कब की, तो 2004 में बहुत भीषण सुनामी आई थी। कोई सामने नहीं आया मालदीव के मदद के लिए। सबसे पहला मदद किसने पहुंचाया, तो मदद पहुंचाया किसने, तो अपना प्यारा भारत मदद पहुंचाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज आप देखेंगे, कोविड-19 हुआ, है ना। कोविड-19 में क्या हुआ कि सारी जो दुनिया थी भारत के मुंह ताक रही थी कि भाई दवा पहुंचाइए, वैक्सीन पहुंचाइए, या फिर जो भी इसेंशियल गुड्स हैं, खास तौर पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, उनको भारत ने, चाहे वो मास्क हो गया, चाहे दवा हो गया, है ना, मास्क हो गया या फिर दवा हो गया, चाहे वो पैरासीटामोल की गोली कह लीजिए, चाहे पीपी किट हो गया, है ना, ये तमाम चीजें किसका, ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से भारत के जो अधिकारी हैं वो मालदीव के अधिकारी को सौंप रहे हैं तमाम चीज़ें। एक स्पेशली भारत के जो वायुसेना का प्लेन है, कार्गो प्लेन, वो दवा को लेके, पीपी किट को लेके, चाहे वो मास्क हो, तमाम चीज़ें जो भी उपयोग में लाई जा सकती थी बीमारी के दरमियान, जो भी चीज़ें उपयोग में आती हैं, सबको पहुंचाया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, है ना, उस समय क्या हुआ, चूंकि ये आइलैंड नेशन है ना, आइलैंड नेशन है, तो समस्या क्या होता है कि इसके पास पीने योग्य पानी नहीं है ना, पीने योग्य पानी नहीं है। तो क्या करता है कि जितने भी समुद्री पानी है ना, समुद्री पानी को, जो मेनली क्या होते हैं, नमक वाले होते हैं, नमकीन होते हैं, उसका क्या करते हैं, विलवणीकरण करते हैं, यानी कि उससे नमक निकाल लेते हैं और फ्रेश पानी करके उसको पीने में और तमाम कार्यों में उपयोग में लाते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, जो ये मशीन, जिस मशीन के माध्यम से विलवणीकरण किया जाता था, वो मशीन खराब हो गया था और अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी, पानी था ही नहीं पूरे देश में। तब भारत ने आनन फानन में एयरलिफ्ट करके कार्गो प्लेन से, देखिए, पानी, पीने योग्य पानी जो पीने के लिए जरूरी था, इसेंशियल था, भारत सबसे पहले पहुंचाता है। तो ऐसे हम लोग का रवैया है। भारत का रवैया मुख्य तौर पर देखें तो बड़े भाई की भूमिका में होता है, जो बड़ा भाई केयर करता हो, है ना, और साथ में लेके देश को बढ़ाना चाहता हो, उस पर कब्जा नहीं करना चाहता हो, है ना। तो भारत की भूमिका ऐसे बड़े भाई की है। और वहीं जो चीन है वो क्या करता है, वो प्योरली बिजनेसमैन है, वो अपने मतलब से मतलब रखता है कि इतना व्यापार, इतना ऐसे। और जबकि भारत का क्या है कि इमोशनली कनेक्टेड है ना। तो ये स्थितियां हैं। तो अब देखिए क्या हुआ है कि देखा जाए, ये तो सपोर्ट की बात हो गई। अब नई शुरुआत क्या हुआ है नए पहल में, तो अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है कि जो नई सरकार चुन के आई है, किसकी, मालदीव में, मौजू की, तो उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्री हैं मालदीव के, मूसा जमीर, है ना, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री मूसा जमीर,
ये क्या हुआ कि मई महीने में भारत नई दिल्ली आए। मई कब? तो 2024 में। और दिल्ली आए, इनके साथ क्या हुआ कि अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, इनके साथ बैठ के बातचीत हुई और एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा एक्स पे कि भारत जो मालदीव के साथ काम करने के लिए तत्पर है और सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। तो एक घटना तो ये हो गई। दूसरी घटना क्या है कि अभी जो मोइजू आए हैं, मोइजू आए हैं कहां पे? तो भारत में शपथ ग्रहण में, है ना। तो इस बीच भारत के प्रधानमंत्री से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी जी से बातचीत भी हुई है और सहयोग पर बल दिया गया है। तो एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, एक प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों देश जितने भी एक दूसरे के साथ वाक्य युद्ध हुआ या फिर मनमुटाव की स्थिति थी उसको पाटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। और चूंकि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है तो पड़ोसियों के साथ रहने के लिए तालमेल बनाना जरूरी है। और मालदीव जितनी जल्दी ये समझ जाए कि भारत एक बड़ा भाई है, भारत हमको साथ लेकर चलना चाहता है, हमारे हित के बारे में सोचता है, उतनी बेहतर होगी मालदीव के लिए। क्योंकि जैसे जैसे ऋण बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कर्ज बढ़ते जाएगा चीन का, धीरे धीरे उनके जो रणनीतिक महत्व के क्षेत्र हैं या फिर जैसे भी जो भी क्षेत्र हैं मालदीव के, धीरे धीरे कब्जा करते जाएगा, है ना। और एक लेटेस्ट में क्या घटना हुई है कि अप्रैल 2024 में क्या हुआ है कि जो इसेंशियल गुड है ना, बहुत जरूरी जो होते हैं, जैसे कि आटा हो गया, दाल चावल, जरूरी जो चीजें हैं, है ना, चीजें, इसमें क्या क्या हो सकता है कि आटा हो गया, है ना, दाल हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये तमाम चीजें। और साथ ही साथ जो रेत है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए रेत, जो नदी वाला रेत होता है ना, गिट्टी हो गया, रोड़ा जिसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें भारत द्वारा कहां पे? मालदीव पे पहुंचाई जाती है। तो एक लिमिट सेट किया जाता है, कोटा फिक्स किया जाता है, इन तमाम चीजों का एक कोटा फिक्स किया जाता है। कोटा एक अजीबोगरीब समझौता के माध्यम से फिक्स होता है। तो 2024-25 के लिए, है ना, ये कोटा अभी मार्च में फिक्स किया गया, ठीक है। क्योंकि भारत आपूर्ति करता है। आप जानते हैं कि मालदीव चूंकि एक आइलैंड नेशन है, वहां की आजीविका मुख्य तौर पर पर्यटन पर ही निर्भर है, वहां का आय, है ना। तो वहां पर ये तमाम चीजें उस मात्रा में या फिर लगभग नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए वो दूसरे देशों पर, खास तौर पर भारत पर डिपेंडेंट रहता है ना। तो ये कोटा एक डिसाइड किया जाता है। ये 1981 में समझौता हुआ था, है ना। ये 1981 में समझौता एक हुआ था। इस समझौते के माध्यम से ही तब से हर साल के लिए एक कोटा फिक्स किया जाता है इन सामानों के लिए, जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो भी आम जीवन में यूज होने वाले, उपयोग होने वाले वस्तुएं हैं, और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य में उपयोग किया जाने वाले रेत गिट्टी तमाम चीजें हैं, इनका किया जाता है। तो इसका भी कोटा भारत सरकार ने फिक्स किया है, रिवाइज किया है फिर से 2024-25 के लिए, है ना। तो ये अच्छे संकेत मिला जुला कर दिखाते हैं। जो विदेश मंत्री मूसा जमीर की बात कर रहा था, ये है मूसा जमीर साहब, और ये अपने शानदार विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, है ना। तो ये लोग बैठे थे उस समय। तो आशा करते हैं कि आपको तमाम चीजें ठीक लगी हो, समझ में आई हो। अगर जरा सा भी हमारा प्रयास ठीक लगता है आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपके मन में सुझाव हो, कुछ भी हो, तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लिख भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।